हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आप सभी का सौम्या मैथ्स क्लासरूम में बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और क्लास 10th की क्लास यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। उम्मीद है आपने पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी और अगर ना देखी हो तो ज़रूर देख करके आइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 10th, 11th और 12th तीनों की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसके साथ टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी। उससे आप ज़रूर जुड़ जाइए क्योंकि क्लासेस से ज़रूरत की यानी क्लासेस के लिए ज़रूरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है सभी के लिए वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। आप जानते हैं टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइम कम होता है, तो इसलिए मैं वहाँ पर मैसेज कर देती हूँ। तो इसलिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। आप जानते हैं कि क्लास 10th की क्लास हमारी चल रही है और साथ में क्लास 11th और क्लास 12th की फ्री मैथ्स क्लासेस तो लगभग 3 महीने से चल रही हैं। तो क्लास 10th में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक और कॉसेक के बारे में जान लिया था। मैंने आपको बताया था कि ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोपोर्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। इनकी वैल्यूज़ निकालने के तरीके आज हमें सीखने थे। उसके साथ में कुछ और चीज़ें सीखनी थी। आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया था। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो पूरी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड होती है यानी समकोण त्रिभुज के ऊपर। ये वाली जो रेखा होती है इसे हिंदी में हम लंब कहते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। नीचे वाला जो होता है उसे इंग्लिश में बेस कहा जाता है और हिंदी में आधार कहा जाता है। और जो ये सबसे बड़ी रेखा होती है ये हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक है। अब उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इसमें अलग अलग भुजाओं को निकालने के लिए यानी आपको कर्ण लंब दिया होगा तो आप आधार निकाल सकते हैं, आधार लंब दिया होगा तो कर्ण निकाल सकते हैं और कर्ण और आधार दिया होगा तो लंब निकाल सकते हैं। इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। उसके साथ ही जैसे यहाँ पर एक कोण है थीटा और यहाँ पर एक अगला कोण है फाई, तो इन थीटा और फाई को भी हम निकाल सकते हैं। और एक और चीज़ है, हम इन थीटा और फाई की सहायता से भी अपने कर्ण, लंब और आधार को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, इनके लिए क्या क्या सूत्र होते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों भुजाओं, ये जो तीनों भुजाएं हैं इनके बीच का संबंध देखेंगे। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच का संबंध, भुजाओं के बीच का संबंध यानी रिलेशन बिटवीन नहीं कहेंगे, बिटवीन दो के लिए होता है अमंग, रिलेशन अमंग ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगी ये हमें समझना है और इसी रिलेशन को हम पाइथागोरियन या पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम ही लिख देते हैं, इसे पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हम ये समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हमें किसी भी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच का संबंध बताया जाता है यानी किस तरह से हमें दो भुजाएं दी हो तो तीसरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए जो संबंध होता है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यानी अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें तो उसका मान आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। अगर यहाँ से कर्ण निकल सकता है। कर्ण कैसे निकलेगा? अगर आपको आधार और लंब दिया हो दोनों का स्क्वायर करके उन्हें ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ से आपको आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है। आधार को हमने इधर बचा लिया और लंब का स्क्वायर प्लस में था उसे कर्ण के बगल में किया तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो गया। इसी तरह अगर हमें लंब का स्क्वायर निकालना हो तो वो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा यानी ये 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिनसे हम अपनी भुजाओं को निकाल सकते हैं। अब इन्हें
आप नोट कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। जल्दी से आप इन्हें नोट कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हमें सीखना है समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच का संबंध। यानी आपने भुजाओं के बीच का संबंध तो समझ लिया, कर्ण का वर्ग करने पर आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर मान प्राप्त होता है और इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात जो आती है वो कोण और इन भुजाओं के बीच का संबंध है। यानी अगर हमें एक कोण दिया हो तो किस तरह से हम किसी भुजा को निकाल सकते हैं, या हमें दो भुजाएं दी हो तो किस तरह से हम कोण निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। अब मैंने एक क्लास बनाई थी क्लास 11th के लिए, जो मैंने कल ही डाली थी, उसे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक तरीका बताया है कि किस तरह से इनके अलग अलग मानों को याद कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको आपकी क्लास में भी सिखाऊंगी। लेकिन इसके पहले मैंने एक और क्लास बनाई थी, तो अगर मैं आपको बताऊंगी, आप क्लास 11th और क्लास 12th की भी क्लासेस देख सकते हैं। उसके साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी क्लासेस होती हैं जिन्हें मैं डालती हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन तब जब मैं आपको बताऊंगी, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस वाली क्लास को देख लीजिए, आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार जल्दी से उसे चला करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब हमारे पास एक फेमस रूल होता है LA/K/A। अब आपको थोड़ा सा फनी लग सकता है, इसे गांवों में, यानी कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वैसे तो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं ही यहाँ पर, ज़्यादातर राज्य हमारे हिंदी भाषी ही हैं। लेकिन मतलब जो हिंदी मीडियम वाली बेल्ट है, जिसमें हिंदी मीडियम बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों में से लाल बटे कक्का कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखने का एक तरीका है, जिसे हम लाल बटे कक्का कहते हैं, या आप अगर ऐसे भी याद रखें तो LAL/KKA के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। अब इसमें जो L होता है वो लंब को डिनोट करता है, जो K होता है वो कर्ण को डिनोट करता है, और जो A होता है वो आधार को डिनोट करता है। यानी कि L बताता है कि ये लंब की बात हो रही है, K बताता है कर्ण की बात हो रही है, और A बताता है आधार की बात हो रही है। अब मैंने आपको बताया था कल इसे, लेकिन एक बार जल्दी से बताया था। इसी तरह से बिल्कुल सेम मिलता जुलता इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक होता है PHPHHB, ठीक है। नहीं सॉरी, PBP होता है, PBP। अब इसमें ये क्या करते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर यानी कि लंब, B फॉर बेस यानी कि आधार, और H फॉर हाइपोटेनस यानी कि यहाँ पर कुछ लग गया है शायद, H फॉर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, जैसे ऊपर तो हमने लाल बटे कक्का समझ लिया, अब नीचे की ट्रिक क्या है ये हम समझते हैं, ठीक है। नीचे के लिए जो ट्रिक है, ये वाली ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। हिंदी इसे आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसमें ये हमने क्यों समझा है और इसका क्या उपयोग है, इसे हम अभी समझते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हो या इंग्लिश मीडियम में, आप पूरा इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। बच्चों, अब सबसे पहले आपको समझना है कि इन दोनों फॉर्मूलों का उपयोग क्या है, यानी हम कैसे उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं लाल बटे कक्का पर। देखिए, अगर हम अनुपात में ले, आप देखते हैं कि बटे का निशान लगा हुआ है, यानी कि LAL को KKA से डिवाइड किया गया है। अब कैसे डिवाइड किया गया है ये समझते हैं। इसमें जो सबसे पहली वैल्यू है ये साइन के लिए है, दूसरी वाली कॉस के लिए है, तीसरी वाली टैन के लिए है। अब मैं आपको बता दूं कि साइन, कॉस, टैन इतना आप याद कर लीजिए। कॉट, सेक, कॉसेक को आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कॉसेक साइन जो
शुरुआत से सबसे पहला होता है और कॉसेक पीछे से सबसे पहला होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैं अभी बोल रही थी क्लास 11th में मैंने इससे रिलेटेड एक क्लास डाली है, उसका जो थंबनेल है शायद ब्लू कलर का है, आप उसमें देखेंगे। अभी जल्दी ही मैंने डाली है, बहुत लंबी क्लास है, शायद 50 मिनट की है लगभग, और उसमें मैंने ये आपको बताया है कि त्रिकोणमिति, पूरी त्रिकोणमिति का सार एक ही क्लास में, ऐसे करके कुछ उसका थंबनेल पर लिखा होगा। तो साइन शुरुआत से सबसे पहला होता है और कॉसेक आखिरी से सबसे पहला होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी तरह कॉस शुरुआत से सेकंड होता है और पीछे से सेकंड होता है सेक, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। शुरुआत से थर्ड होता है टैन और पीछे से थर्ड होता है कॉट, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो एक तो बात ये हो गई। तो आप इन 3 को याद कर लेंगे, पीछे वाले 3 याद हो जाएंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है, यानी कि घड़ी की क्लॉकवाइज चलना होता है, घड़ी की दिशा में। पहला साइन, फिर कॉस, फिर टैन। अब नीचे से आएंगे तो कॉट, फिर सेक, और ये हो गया कॉसेक। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब हो गए। अब कैसे? साइन की वैल्यू क्या हो गई? साइन थीटा अगर हमें निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? L अपॉन के। अब आपको याद रखना है कि ये साइन की वैल्यू केवल L नहीं है, L अपॉन के है। आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, हम अनुपात में लेते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, इस तरह से लिया जाता है। ठीक है, तो कैसे हम क्या करेंगे? साइन की वैल्यू केवल L नहीं है, साइन की वैल्यू है L अपॉन के। साइन की वैल्यू हो गई L अपॉन के। कॉस थीटा अगर निकालना हो तो कॉस की वैल्यू क्या है? A अपॉन के। आप देख रहे हैं कि A है और A के नीचे K आ रहा है। टैन की वैल्यू क्या हो गई? अगर हमें टैन थीटा निकालना है तो उसकी वैल्यू हो गई L अपॉन A। ठीक है, अब इसी तरह टैन का उल्टा कॉट होगा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? A अपॉन L। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कॉट यहाँ पर है तो A उसके पास आ रहा है और L उसके ऊपर है, तो A अपॉन L हो जाएगी। फिर इसी तरह से सेक थीटा की, एक तो आप देख सकते हैं कि कॉस का उल्टा होता है, इधर से सेकेंड कॉस होता है, इधर से सेकेंड सेक होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कर्ण बटे आधार, यानी के अपॉन ए। और या यहाँ से भी दे सकते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। सेक में आ रहा है के, इधर आ रहा है, और ए ऊपर, यानी के अपॉन ए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि के इधर आ रहा है तो आप ए अपॉन के नहीं लिखेंगे, जो चीज़ जिस तरफ आ रही है। जैसे सेक के पास में के आ रहा है तो के अपॉन ए, यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे एल अपॉन के और यहाँ पर उल्टा लिखेंगे के अपॉन एल। ठीक है, इसी तरह से लास्ट में जो कॉसेक है, कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉसेक थीटा, आप जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा के अपॉन एल, या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं के अपॉन एल। अब ये क्या चीज़ें हैं ये समझना है। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये जो मैंने आपको बताया था कि L, A, K है, ये क्या है? लंब, आधार और कर्ण है। तो यहाँ पे इसी डिनोटेशन को हमने छोटा कर दिया है, बहुत बड़ा लिखते तो दिक्कत होती। यानी कि अगर आपको थीटा की वैल्यू पता हो और आप साइन थीटा निकाल लें, और आपको लंब या कर्ण में से एक चीज़ पता हो तो आप दूसरा निकाल सकते हैं, या आपको लंब का मान पता हो, कर्ण का मान पता हो तो आप साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, और उस साइन थीटा से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ का कोण कितना होगा। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच का संबंध है। इधर कोण है और इधर भुजाएं हैं। तो सबसे पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए, ये आपके 6 रूल हो गए। अब ये तो हिंदी में हो गए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। अब इसके बाद में हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सीखेंगे। वैसे तो ये चीज़ बिल्कुल एक ही जैसी होती है, बस जहाँ पे आपका, जैसे यहाँ पर जहाँ आपका लंब है वहाँ पे आपको परपेंडिकुलर लिख देना है तो कैपिटल P लिख देना है, और कर्ण की जगह पर आपको हाइपोटेन्यूस लिख देना है तो केवल H लिख देना है। लेकिन फिर भी आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इंग्लिश में इसे सीख लेते हैं। बच्चों, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं इंग्लिश में, एक बार इसे जल्दी से सीख लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला लिखा है,
और आप जानते हैं कि इसमें भी आपको सेम उसी तरह से क्लॉकवाइज चलना है। ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। तो सबसे पहले साइन में क्या होगा, p/h। यहाँ पे हम एरो बना लेते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी की वैल्यूज आ जाएंगी। सबसे पहले साइन में आएगा p/h, p/h यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। फिर कॉस में क्या आएगा, b/h यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर टैन में आएगा p/b यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉट में क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा। आप जानते हैं यहाँ साइन, कॉस, टैन, फिर यहाँ आए कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कॉट के बाद आएंगे सेक, सेक में h/b यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। और फिर लास्ट में आएंगे कॉसेक यानी h/p यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, बस हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको तब अच्छे से समझ में आएंगे जब आप पहले साइन थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ पे वैल्यूज़ निकालना सीख जाएंगे और आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने एक ट्रायंगल मान लिया जिसकी वैल्यू क्या है, 3, 4 एंड 5, ठीक है, 3, 4 एंड 5। अब एक और चीज़ है, आप वैल्यूज़ को ऐसे ही नहीं मान सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरियन थ्योरम लगनी चाहिए। क्योंकि आपने क्या देखा कि जो हाइपोटेनस है यानी कर्ण है उसका वर्ग बेस के वर्ग और परपेंडिकुलर के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होना चाहिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। इन दोनों को ऐड करने पर भी 25 आता है। तो हम यहाँ पर जिन चीज़ों को रख सकते हैं उनको बोला जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी आप ऐसे ही रैंडमली नहीं ले सकते कि ये 1, 2, 3 मान लिया या इसको 6, 12, 14 मान लिया, कुछ भी आप नहीं मान सकते। ऐसा ही नंबर होना चाहिए जिसमें इस प्लेस पे आने वाले नंबर का स्क्वायर इन दोनों प्लेस पे आने वाले नंबर के स्क्वायर को ऐड करने पर मिल जाए। तो इस टाइप के जो 3 नंबर बनते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है उन्हें हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, या हिंदी में कहते हैं पाइथागोरियन त्रिक, ठीक है। मैं आपको आगे बता दूंगी। तो अब जैसे हमने इसमें ये हमने एक मान लिया, आप चाहते तो इसे लिख भी सकते थे, एक बार आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं किसी क्लास में आपको अच्छे से इसे समझा दूंगी, ठीक है। तो मान लिया हमने कि हमारा ये ट्रायंगल है। अब इसमें हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर ये होता है और हाइपोटेनस ये होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर की जगह पर है 4 और हाइपोटेनस की जगह पर है 5। तो यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 4/5। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ पे आपको बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जैसे थीटा की वैल्यू 0 रखने पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की क्या होगी, सेक थीटा की क्या होगी। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं और उन्हें याद करना पड़ता है। लेकिन बहुत से टीचर क्या करते हैं, उन्हें बच्चों को याद कराते हैं तो याद करने में प्रॉब्लम होती है। या तो आपको वो तब याद हो जाएंगी जब आप खूब अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी तो आपको वो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं हम। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि मैं किसी और क्लास में बता दूंगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज ही की क्लास में हमें तुरंत लगे हाथ इसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को टाल देते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। देखिए, ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, यानी 3 चीज़ों का समूह।
तो जब 3 संख्याएं एक समूह में होती हैं तो हम उसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। अब इस ट्रिपलेट की कंडीशन क्या होती है, यानी शर्त क्या होती है, कंडीशन वही होती है जो पाइथागोरियन थ्योरम होती है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। या इंग्लिश में आप बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो इस कंडीशन को यानी इस शर्त को फॉलो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 3, 4, 5। अभी मैंने आपको बताया कि 3, 4, 5 इस कंडीशन को फॉलो करता है, लेकिन आप कैसे समझेंगे कि इसमें कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, यानी कौन हाइपोटेनस है, कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब जो सबसे बड़ी हो वही हाइपोटेनस है, यानी वही कर्ण है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका त्रिभुज होता है उसमें कर्ण क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, तो जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा वही क्या होगी, कर्ण होगी, यानी हाइपोटेनस होगी। अब उसके बाद में जो 2 बची, इनमें से आप अपनी श्रद्धा अनुसार यानी अपनी मर्जी से आप किसी को भी बेस या किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी आधार, किसी को भी लंब मान सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसी पर फॉलो कराएंगे। कर्ण है 5, 5 का स्क्वायर बराबर आधार हमने माना है 3, 3 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर हमने माना है 4, 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 25 बराबर 16 में 9 जोड़ेंगे तब भी हमें 25 मिलेगा। LHS RHS के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये हमारी जो संख्याएं हैं ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी पाइथागोरियन ट्रिक हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ ज़रूरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बता देती हूँ। बच्चों, अब कुछ अदर ट्रिपलेट्स की बात की जाए। कुछ अदर ट्रिपलेट भी ऐसे होते हैं संख्याओं के जो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, तो उन्हीं में से 1-2 को मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि छोटे छोटे ट्रिपलेट में एक होता है 5, 12 और 13, यानी 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट। आप चलिए इसे भी चेक करते हैं कि ये ट्रिपलेट है या नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 13। 13 को हम कर्ण मानेंगे, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, फिर आधार और लंब चाहे जो भी हो दोनों का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे। यानी मान लीजिए 5 आधार है और 12 लंब है, इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का होता है 144। जब हम इसे ऐड करेंगे इन दोनों को तो हमें यहाँ पर भी 169 मिलेगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारा ये ट्रिपलेट भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसी तरीके एक अदर होता है 6, 8 एंड 10, 6, 8 और 10। अब इसमें 10 सबसे बड़ी संख्या है, तो 10 का स्क्वायर 6 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64। 100 बराबर 36 प्लस 64 करेंगे तब भी 100 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो जल्दी से इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और हम चलते हैं आगे। हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आपको आज मैं एक होमवर्क देती हूँ। आप कुछ अदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को खोजेंगे अपनी मैथ्स की बुक में या फिर आप खुद उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपने छोटी क्लासेस में भी इसे पढ़ा होगा, 6th क्लास से ही आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ा है। तो होप है कि आपको कुछ ट्रिपलेट्स और याद होंगे और आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने बड़े भाई बहनों के बीच में, और उन्हें बताइए कि क्लास 11th और क्लास 12th की भी फ्री मैथ्स क्लासेस इस चैनल पर चल रही हैं। और उसके अलावा आपका अगर कोई भी भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो तो उसे भी क्लासेस को ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।